नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम स्पेशल मैरिज एक्ट डिस्कस कर रहे थे। आज डिस्कस करेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स। देसी भाषा में बोलूँ सेक्शन 15 से 18 तक डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सेक्शन 15 जो है, एक मिनट में मेरा लेज़र लाइट निकाल लूँ। सेक्शन 15 जो है बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स। Any marriage may be registered under this chapter by a marriage officer if the following conditions are fulfilled। समझ गए, मतलब कोई भी इस चैप्टर के अंडर आप मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो सबसे पहली, सेरेमनी ऑफ मैरिज हैज़ बीन परफॉर्म्ड एंड दे हैव बीन लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ एवर सिंस। शादी की सेरेमनी हो गई और तब से वो साथ में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। Neither party has at the time of registration more than one spouse living। सिंपल सी है, इसको क्या समझाऊँ मैं अब इन सब जी। neither party is an idiot or lunatic at the time of registration। they have completed the age of 21 years, not within the degree of prohibited relationship। they have been residing within the district of the magistrate officer for a period of not less than 30 days immediately preceding the date on which the application is made to him for registration of the marriage। सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। भैया, एप्लीकेशन साइंड बाय बोथ द पार्टीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज। दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा। मैरिज ऑफिसर शैल गिव पब्लिक नोटिस आफ्टर अलाउइंग अ पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के लिए आपको 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। आपको 30 दिन का टाइम दे। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्शन का टाइम देना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो दोनों पार्टियों ने ये साइन कर दिया रजिस्ट्रेशन, बोथ द पार्टीज साइंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज, साइन हो गए। उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन तो नहीं शादी के लिए। उसके बाद पब्लिक नोटिस देगा मैरिज ऑफिसर कि यार भैया शादी वादी होने वाली। आफ्टर हियरिंग एनी ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इफ सेटिस्फाइड एंटर अ सर्टिफिकेट ऑफ द मैरिज इन द मैरिज सर्टिफिकेट बुक इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द पार्टीज टू द मैरिज एंड बाय 3 विटनेस। ठीक है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट बुक में लेके आ जाएगा वो, जो कि साइंड होगा बाय द पार्टीज एंड 3 विटनेसेस। जो मैरिज ऑफिसर ने जो भी फैसला सुनाया है उसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। मैरिज ऑफिसर उसके हिसाब से एक्ट करेगा। सेक्शन 18 बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस चैप्टर, कि जब सर्टिफिकेट बन गया शादी का और वो मैरिज सर्टिफिकेट बुक में जा चुका है वो सर्टिफिकेट, अब उस शादी के बाद मैरिज सोलेमनाइज्ड हो गई। ठीक है, वो सर्टिफिकेट के बाद मैरिज सोलेमनाइज्ड हो गई। अब उस मैरिज सोलेमनाइज्ड होने के बाद जो भी बच्चे होंगे ना, उनको ये माना जाएगा कि भैया लेजिटिमेट चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स के। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट children would have been incapable of possessing or acquiring any property to the property of other person by reason of their not being the legitimate children of their parents। अब ये provided that ये बोल रहा है कि ये एक्ट आया है। ठीक है, अब ये एक्ट जो है बच्चों को लेजिटिमेट बना रहा है, लेकिन मान के चलो ये एक्ट नहीं आया होता तो फिर वो जो बच्चे हैं जो शादी के बाद जो हुआ वो बच्चे हैं वो लेजिटिमेट नहीं होते। ठीक है, वो लेजिटिमेट उन पेरेंट्स के लेजिटिमेट नहीं होते। अगर ये एक्ट नहीं आया होता तो वो बच्चे जो है वो लेजिटिमेट नहीं होते। तो वो जो बच्चे हैं ना, उनके पास कुछ राइट्स होती हैं, राइट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स होती हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स तक ही रहेंगी, और पेरेंट्स के अलावा किसी भी और अदर पर्सन के ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर उनके राइट्स नहीं रहेंगे। जैसे कि पेरेंट्स के ऊपर ही हैं, मम्मी पापा की प्रॉपर्टी के ऊपर ही उनके राइट्स रहेंगे। उनके जो नाना नानी मामा मामी ये बाकी के लोग हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं होंगे। लेकिन कब, अगर वो लेजिटिमेट नहीं होते, अगर ये एक्ट नहीं आया होता तो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।